कहानी की शुरुआत 1899 से होती है। एक बड़ा प्रवासी जहाज जिसमें 1400 यात्री सवार हैं, लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। जहाज के ऊपर वाले हिस्से में अमीर लोग रहते हैं जिनके पास हर तरह की सुविधाएं हैं, और जहाज के नीचे वाले हिस्से में गरीब और मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। भले ही सबकी हैसियत अलग अलग है, लेकिन सबका सपना एक ही है, इंग्लैंड की दुख भरी जिंदगी छोड़कर अमेरिका में नई शुरुआत करना। अभी जहाज सफर के बीच तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक कर्मचारियों को बार बार मदद के संदेश मिलने लगे। जब उन संदेशों का मतलब निकाला गया तो पता चला कि वह एक जगह का पता था। उस जगह तक जहाज की मौजूदा गति से पहुंचने में सिर्फ 7 घंटे लगते। ये सुनते ही कप्तान चौकन्ना हो गया, क्योंकि ठीक 4 महीने पहले इसी कंपनी का एक जहाज प्रोमेथियस इसी रास्ते पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उस जहाज पर सवार हजारों लोग आज तक नहीं मिले। कप्तान को शक हो गया कि यह संदेश शायद उसी गायब हुए प्रोमेथियस जहाज से आया है। उसने यात्रियों के भारी विरोध के बावजूद बिना रुके जहाज की दिशा बदलने का आदेश दे दिया और उस जगह की तरफ बढ़ गया। इस फैसले से सभी यात्री नाराज हो गए, खासकर अमीर लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे देकर टिकट खरीदे थे। उनका कहना था कि कोई जहाज अगर 4 महीने तक समुद्र में गायब रहा हो तो उसमें जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन कप्तान अपने फैसले पर डटा रहा। कुछ ही समय बाद यह साफ हो गया कि कप्तान सही था। वही सामने दिख रहा जहाज सच में प्रोमेथियस ही था। लेकिन एक अजीब बात थी, पूरा जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। इसके बाद कप्तान कुछ लोगों को साथ लेकर एक लाइफ बोट में बैठा और उस रहस्यमय जहाज की जांच करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गया। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह भूतिया जहाज उनकी जिंदगी में खत्म न होने वाले डरावने सपने लेकर आने वाला है। जैसे ही वे जहाज के अंदर गए, वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। हजारों यात्री जैसे हवा में गायब हो गए हों। जहाज का सारा सामान बुरी तरह टूटा फूटा था। हालत ऐसी थी कि यह जहाज 4 महीने से नहीं बल्कि 50 सालों से छोड़ा हुआ लग रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वहाँ रखा तार भेजने वाला यंत्र पूरी तरह खराब था। तो फिर सवाल यह था, मदद का संदेश आया कहाँ से? तभी सबकी नजर जमीन पर पड़ी। एक सुनहरी भृंग अजीब तरीके से चलता हुआ दिखाई दिया। वह सबको अपनी ओर खींचता हुआ एक अलमारी के पास पहुंचा। अलमारी का दरवाजा खुला तो अंदर एक छोटा लड़का बंद था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके हाथ में एक रहस्यमय काला त्रिकोण था जिसे उसने चुपचाप आगे बढ़ा दिया। यात्री मोरा उस अकेले बचे हुए बच्चे को वापस प्रवासी जहाज पर ले आती है, लेकिन जैसे ही वह लड़का जहाज पर चढ़ता है, तभी से जहाज पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जहाज के सारे दिशा बताने वाले यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। कप्तान को अपने कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसका मरा हुआ परिवार खड़ा होता है। वह अपनी उस बेटी को गोद में उठा लेता है जो 2 साल पहले आग में जलकर मर गई थी। लेकिन तभी चूल्हे की आग अचानक जोर से बाहर फूटती है और सब कुछ पल भर में गायब हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ है टूटी फूटी दीवारें और खंडहर बचते हैं। कप्तान फिर से उसी सुनहरी भृंग के पीछे चलता है और चूल्हे के अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक रहस्यमय रास्ता मिलता है। वह ऊपर चढ़ता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह वापस अपने ही कमरे में पहुंच जाता है। 10 साल से भी ज्यादा के समुद्री सफर में कप्तान को कभी पता ही नहीं था कि जहाज में ऐसा कोई गुप्त रास्ता है जो सीधे उसके कमरे तक जाता है। अब कप्तान के मन में बस एक ही सवाल था, क्या अभी जो कुछ हुआ वह सब सिर्फ एक भ्रम था? इसी बीच कंपनी की तरफ से कप्तान के पास एक नया आदेश आता है। आदेश यह था कि किसी भी कीमत पर प्रोमेथियस जहाज को डुबो दिया जाए। यह अजीब और डरावना आदेश कप्तान को पूरी तरह उलझा देता है। उसे समझ नहीं आता कि कंपनी ऐसा क्यों चाहती है। ऊपर से अब जहाज में कोयला भी कम पड़ने लगा था। इसलिए कप्तान एक बार फिर सबके विरोध को नजरअंदाज करते हुए यह फैसला करता है कि वह उस भूतिया जहाज को साथ बांधकर वापस लंदन की ओर लौटेगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि समुद्र के ऊपर अचानक घना कोहरा छा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उन्हें घर लौटने से रोक रहा हो। दोनों जहाज उसी जगह पर फंस जाते हैं और मजबूर होकर कोहरे के हटने का इंतजार करने लगते हैं। सच्चाई जानने के लिए कप्तान और मोरा एक बार फिर उस भूतिया जहाज पर जाने का फैसला करते हैं। इस बार उन्हें वहाँ यात्रियों की एक सूची मिलती है। उसी समय मुख्य जहाज पर कुछ यात्रियों की रहस्यमय मौतें होने लगती हैं। उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं होता, कोई खून नहीं बहा होता। वे बस ऐसे ही सीधे लेटे हुए मरे मिलते हैं। जैसे ही यह खबर फैलती है, पूरे जहाज में डर और अफरा तफरी मच जाती है। गरीब यात्रियों को जानबूझकर भड़काया जाता है और वे बगावत पर उतर आते हैं। उनका मकसद था जहाज पर कब्जा करना, ताकि जिद्दी कप्तान को रोका जा सके और वे जल्दी से अमेरिका पहुंचकर उतर सके। अब सबका मानना था कि इन रहस्यमय मौतों की वजह वही रहस्यमय छोटा लड़का है जिसका कोई पता नहीं है। इसी शक के चलते सब लोग मिलकर उस लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं।
ताकि उसे पकड़कर सबके सामने लाया जा सके। यह बात जैसे ही मोरा को पता चलती है, वह सबसे पहले उस छोटे लड़के को ढूंढ निकालती है और उसे सवाल करती है, लेकिन लड़का अब भी एक शब्द नहीं बोलता। वह चुपचाप अपनी जेब से वही सुनहरी भृंग निकालता है और उसके इशारे पर जहाज के एक एक दरवाजे के ताले अपने आप खुलते चले जाते हैं। लड़का मोरा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर कप्तान का साथ देने वाली टीम तक पहुंचा देता है। सब लोग मिलकर बचाव वाली नाव से भाग निकलने की तैयारी ही कर रहे होते हैं कि तभी बगावत कर चुकी भीड़ वहां पहुंच जाती है। भीड़ अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी थी। वे जबरदस्ती उस छोटे लड़के को अपने साथ ले जाना चाहते थे। इसी दौरान जहाज के डेक पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो जाती है और इसी अफरा तफरी में कोई उस छोटे लड़के को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लड़का पल भर में तेज लहरों में डूब जाता है और सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। मोरा अभी भी इस सदमे से उबर ही रही थी कि तभी कप्तान अपने हाथ में वह पुरानी यात्री सूची लेकर उसके सामने आ खड़ा होता है। कप्तान उससे सवाल करता है। उस सूची में एक नाम लिखा होता है, जहाज के कप्तान की बेटी। नाम था मोरा फ्रैंकलिन। कप्तान यह देखकर चौंक जाता है। वह सीधे मोरा से कहता है, यह तुम्हारा नाम है। अब कप्तान को शक हो जाता है कि मोरा अपनी पहचान छिपा रही है, लेकिन मोरा खुद हैरान थी। उसे जरा भी याद नहीं कि वह कभी उस भूतिया जहाज पर गई हो। वह कुछ कहकर अपना बचाव करने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे रखा अलमारी का दरवाजा अचानक हिलने लगता है। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकती है और अगली ही पल वही छोटा लड़का अलमारी के अंदर से चलता हुआ बाहर आ जाता है। जिस लड़के को सबने अपनी आंखों से समुद्र में डूबते देखा था, वह इस तरह रहस्यमय तरीके से जिंदा लौट आया था। यह नजारा इतना डरावना था कि जो लोग अब तक कप्तान के साथ खड़े थे, वे भी घबरा जाते हैं। डर के मारे वे उस लड़के को दोबारा उसी अलमारी में बंद कर देते हैं। इसके बाद सब लोग अपनी बंदूकें सीधे मोरा की तरफ तान देते हैं। अब मोरा की हालत ऐसी थी कि वह चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर पा रही थी। अनजाने डर ने सबकी सोच पर कब्जा कर लिया था। इसी घबराहट में किसी का हाथ अनजाने में ट्रिगर पर चला जाता है। अफरा तफरी के बीच जैसे ही गोली चलने वाली होती है, उसी पलटे हवा में एक पारदर्शी दीवार उभर आती है और हैरानी की बात, समय उसी पल रुक जाता है। गोली हवा में थम जाती है। सब लोग जहाँ के तहाँ जमे हुए रह जाते हैं। मोरा को छोड़कर बाकी सब ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन पर रोक का बटन दबा दिया हो। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और तभी पीछे रखी अलमारी फिर से हिलने लगती है। सब पलट कर देखते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि जिस छोटे लड़के को अभी अभी बंद किया गया था, वह चुपचाप फिर से बाहर निकल आता है। यह देखकर हर कोई अंदर तक हिल जाता है। मोरा घबराकर कह उठती है, तुम मुझे बताओ यह सब आखिर हो क्या रहा है? लेकिन लड़का अब भी एक शब्द नहीं बोलता। अगले ही पल मोरा वहाँ से भागने लगती है और उसी समय बाकी सारे लोग अचानक से फिर से सामान्य हो जाते हैं। लेकिन तभी इससे भी ज्यादा डरावनी चीज घटती है। अचानक हवा में जोरदार चेतावनी की आवाज गूंजने लगती है। उसके बाद चारों तरफ टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी सारे यात्री जैसे अपना होश खो बैठते हैं। उनकी आंखें खाली हो जाती हैं और वे बिना कुछ बोले एक ही दिशा में चलने लगते हैं। एक एक करके वे सब जहाज के डेक पर पहुंचते हैं और बिना किसी डर, बिना किसी आवाज के सीधे समुद्र में कूद जाते हैं। मोरा यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और एक बार फिर उस लड़के से पूछती है, आखिर हो क्या रहा है? तुम सच बताओ। इस बार लड़का चुप नहीं रहता। वह बोलता नहीं, लेकिन कुछ लिखता है। उसने 5 शब्द लिखे, वे हमें सुन रहे हैं। इसके बाद वह पहली बार बोलने को तैयार होता है। वह मोरा से कहता है, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, तुम्हें यह सवाल रचयिता से पूछना होगा। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे के उस गुप्त रास्ते में चला जाता है। वह सुनहरी भृंग को छोड़ देता है और उसके पीछे पीछे खुद भी आगे बढ़ जाता है। मोरा भी बिना देर किए उसके पीछे चल पड़ती है। एक बेहद सुंदर और रहस्यमय रास्ते से गुजरने के बाद मोरा अचानक एक असीम खदान वाले मैदान में पहुंच जाती है। हैरानी की बात यह थी कि उस जगह का मुंह बोर्ड हवा में लटका हुआ था। मोरा चारों तरफ देखती है, लेकिन कहीं भी उस छोटे लड़के का कोई निशान नहीं मिलता। फिर उसे एहसास होता है यह जगह उसका लंदन के पास गांव में बना पुराना घर है। वह उस पुराने किले जैसे मकान के एक कमरे में दाखिल होती है। वह बचपन से अपने पिता से नफरत करती आई थी, लेकिन अचानक वही पिता उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। वह सख्त लहजे में मोरा से पूछता है, वह चीज तुमने आखिर कहाँ छुपा रखी है? मोरा को समझ ही नहीं आता कि वह किस चीज की बात कर रहा है। इतने में उसका पिता अचानक हवा में गायब हो जाता है और अगले ही पल मोरा को जबरदस्ती एक कुर्सी पर दबा दिया जाता है। कोई उसकी गर्दन में जबरन एक इंजेक्शन लगा देता है। जब मोरा की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाती है। थोड़ी देर बाद कप्तान उसे ढूंढ लेता है और गुस्से में उससे लगातार सवाल करने लगता है, तुम अचानक गायब कैसे हो गई थी? तभी मोरा आखिरकार सच बता देती है। वह कहती है कि उसका पिता ही जहाज
जहाज कंपनी का मालिक है और वह आदमी शुरू से ही इंसानी दिमाग पर किए जाने वाले प्रयोगों का दीवाना रहा है। मोरा को अब लगता है कि जहाज पर हो रही ये सारी अजीब घटनाएं शायद उसी प्रयोग का हिस्सा है। इसी बीच जहाज पर यात्रियों का समूह में मरना अब भी जारी रहता है। यह सब देखकर पादरी खुद को रोक नहीं पाता और सीधे जहाज कंपनी से संपर्क करता है, लेकिन वहाँ से जो तार वापस आता है उसमें सिर्फ एक ही आदेश लिखा होता है, जहाज डुबो दो। वह आदेश 2 बार दोहराया गया होता है। यह पढ़ते ही पादरी घबरा जाता है। वह दौड़ते हुए यह बात मुख्य सहायक अधिकारी को बताने चला जाता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह मुख्य सहायक अधिकारी असल में मोरा का पिता था। वह जहाज पर भेजा गया एक गुप्त आदमी था। वह तुरंत एक रहस्यमय मशीन निकालता है और उससे पादरी को बेहोश कर देता है। इसी दौरान जहाज में घोषणा यंत्र से आती टिक टिक की आवाज अचानक बंद हो जाती है और जैसे ही वह आवाज रुकती है, यात्रियों के समूह में समुद्र में कूदने के मामले भी रुक जाते हैं। लेकिन तब तक जहाज पर मौजूद 1400 से ज्यादा लोग बहुत कम बच पाए थे। डेक पर मुख्य सहायक अधिकारी वह जहाज डुबोने वाला तार कप्तान को थमा देता है। तभी अचानक एक आदमी सबके सामने आ खड़ा होता है। वह कहता है, इस आदेश का मतलब भूतिया जहाज को डुबोना नहीं है, इसका मतलब है जिस जहाज पर हम अभी खड़े हैं उसे डुबोना। वह आदमी अपना नाम बताता है, डैनियल। वह वही इंसान था जो पहले भूतिया जहाज से तैरकर इस जहाज तक पहुंचा था। वह यह भी बताता है कि वह उस छोटे लड़के के साथ है। उन दोनों का एक ही मकसद था, मोरा के पिता की योजना को रोकना। डैनियल सब लोगों से कहता है कि अब सबको अलग अलग होकर काम करना होगा और एक ही लक्ष्य है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। तो दोस्तों, ये था 1899 का पार्ट 1। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और भी उलझने वाली है। कैप्टन और मोरा के सामने अब एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। अगले एपिसोड यानी पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।